नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हम वाक्य विचार टॉपिक पढ़ रहे हैं और वाक्य विचार के ऊपर हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं। अभी तक आपने 2 क्लास नहीं देखी है तो पहले उन दोनों क्लास को देख लें, उसके बाद में इस पार्ट 3 को देखें। तो वाक्य विचार के पार्ट 3 में हम किसके ऊपर चर्चा करेंगे? आज चर्चा करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले रचना, संरचना के आधार पे हमने जो वाक्य के भेद होते हैं उनके ऊपर चर्चा की। साथ ही में जो वाक्य के बारे में जो बेसिक जानकारी थी वो हमने पहले वाले जो क्लास है उसमें आपको दे दी है। तो अब जानते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कौन कौन से होते हैं, सामान्यतः देख लेते हैं। सबसे पहला होता है विधानार्थक वाक्य, जिसे विधानवाचक वाक्य भी कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं विद्यार्थियों, जिन वाक्यों में किसी कार्य या किसी क्रिया के होने अथवा करने का सामान्य कथन होता है से विधिवाचक या विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे राम गीत गा रहा है, राम घर गया, राम सो रहा है, अंकिता ने गाना गाया, मुकेश पुस्तक पढ़ता है, वर्षा हो रही है, हाथी के 4 पैर होते हैं, हड़प्पा सभ्यता बहुत अधिक व्यवस्थित है, भारत एक सुंदर देश है। तो ये सब एक साधारण मतलब इसका जो विधानार्थक वाक्य है इसकी पहचान होती है। इसका तो क्या होता है विद्यार्थियों, जैसे हम अर्थ के आधार पर जब वाक्य पढ़ते हैं तो कुछ वैयाकरण से भेद मानते नहीं। तो आप वाक्य टॉपिक पढ़ रहे हैं और वाक्य में साधारण भेद क्या होता है? कोई नहीं भेद नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसके बारे में कई बार सवाल बन जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि विधानार्थक वाक्य क्या होता है। ठीक है, अब बनते हैं यहाँ से सवाल। सवाल बनना चालू यहाँ से होते हैं। जैसे दूसरा होता है निषेधार्थक वाक्य, जिसे हम नकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं, इंग्लिश में इसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिन वाक्यों में किसी विषय के अभाव या निषेध का बोध होता है उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे रमेश आज नहीं आएगा, तो इस वाक्य को पढ़ने के बाद में ऐसा लग रहा है कि नकारात्मक वाक्य है। झूठ मत बोलो, राम विद्यालय नहीं गया, मैंने माँ का कहना नहीं माना, आपका बोलना उचित नहीं है, राम घर नहीं है, ये सब नकारात्मक वाक्य है ना। वाक्य होता है विद्यार्थियों प्रश्नवाचक वाक्य। तो ऐसा वाक्य जिसे प्रश्न करने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। ठीक है, सामान्यतः है विद्यार्थियों इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंग्लिश में कहते हैं। यदि वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए तो वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। प्रश्नवाचक शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है। साथ ही में इसमें प्रश्नवाचक जो चिन्ह होता है इस प्रकार का, इसका भी इसमें प्रयोग किया जाता है। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता हो या किसी से कोई बात पूछी जाए, अर्थात किसी कार्य या विषय के संबंध में प्रश्न पूछने का जहां भाव होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। बहुत प्रकार की परिभाषाएं मिलेगी अपने पास। कुछ उदाहरण है, आप कहाँ रहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग। आप कल कहाँ गए थे, तुम क्या लिख रहे हो, इस बालक का क्या नाम है, क्या राम पढ़ रहा है, उस मकान में कौन रहता है, ये व्यक्ति कौन है, हिंदी सम्मेलन कब होगा। ये सब विद्यार्थियों प्रश्नवाचक वाक्य के उदाहरण। बहुत सरल है, ज्यादा कठिन नहीं है। एक होता है आज्ञावाचक वाक्य, जिसे हम आज्ञार्थक वाक्य भी कहते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें आदेश, प्रार्थना, उपदेश, आज्ञा, अनुमति, स्वीकृति, सलाह, निवेदन, विनती, प्रेरणा, उपदेश, चेतावनी आदि का अर्थ सूचित होता हो, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। आज्ञा का मतलब केवल आदेश देना ही नहीं होता, बल्कि ये सारे भाव अगर उत्पन्न होते हैं तो उसे हम आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत रख सकते हैं। जैसे अब आप घर जा सकते हैं, तो इस वाक्य में आज्ञा का बोध हो रहा है। तुम अपना पाठ याद करो, इसमें आदेश दिया जा रहा है। माता पिता की आज्ञा का पालन करो, इसमें उपदेश दिया जा रहा है। कुत्ते से सावधान, तो इसमें चेतावनी दी जा रही विद्यार्थियों। कृपया यहाँ फालतू न बैठे, बिना टिकट यात्रा करना गैर कानूनी, ये भी एक चेतावनी होती है। इधर आओ, वहां बैठो, शिक्षकों का आदर करो, कृपया पहले यहाँ ये काम कीजिए, तुम्हें ये काम कर लेना चाहिए, बड़ों का आदर करो, उपदेश दिया जा रहा है। कृपया एक गिलास पानी दीजिए, तुम जा सकते हो। तो इस प्रकार के जितने भी वाक्य हैं ये सारे विद्यार्थियों आज्ञा बोधक वाक्य हैं। अगला है विस्मयादि बोधक वाक्य। देखो विस्मयादि बोधक चिन्ह इस प्रकार का होता है, आपने सुना होगा, कई बार इसकी जगह पे अल्प विराम का प्रयोग भी कर दिया जाता है। इंटरजेक्टिव जो सेंटेंस होते हैं, विस्मयादि बोधक जो वाक्य होते हैं विद्यार्थियों, जिन वाक्यों में विस्मय, विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य, शोक, क्रोध, हर्ष, घृणा, खुशी, तिरस्कार, संबोधन आदि का भाव व्यक्त होता है, उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। विस्मय शब्द का प्रयोग होता है इसमें, जो विस्मयादि बोधक जो शब्द होते हैं, जैसे हाय, आहा, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं। साथ ही में इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग होता है। जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त होते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। बात आ गई। आहा, कितना सुंदर दृश्य है। देखो मैंने जो पहचान बताई है
वो इसमें लागू हो रही कि नहीं हो रही? बिल्कुल लागू हो रही। देखो आहा विस्मयादिबोधक शब्द आ गया विद्यार्थियों, अव्यय पद हुआ है, आया है, और साथ ही में इसके साथ चिन्ह आ गया। अरे आप आ गए, इसमें भी विस्मय का भाव हो रहा है। वह कितना सुंदर दृश्य है, हर्ष हो रहा है, वह कितना सुंदर दृश्य, ये तो हो गया। हे ईश्वर अब क्या होगा? तो ये संबोधन चिन्ह विद्यार्थियों, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह नहीं है, यहाँ संबोधन कारक का प्रयोग किया गया। वह आपने तो कमाल कर दिया, ये यहाँ पर विस्मयादिबोधक वाक्य है। छी कितना कितनी गंदगी है, तो इस प्रकार का ये प्रयोग हो रहा है। अरे इतना लंबा सांप, हाय इतनी गर्मी है, तो ये सब इसके उदाहरण हो जाते हैं। एक होता है इच्छावाचक या इच्छार्थक या इच्छाबोधक वाक्य कहते हैं इसको। तो इसके अंतर्गत देखो कौन कौन से आते हैं। जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशा, शुभकामना, ताप, आशीर्वाद, अभिशाप आदि के भाव अभिव्यक्त होते हैं, उन्हें इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। के अंतर्गत जैसे शुभ रात्रि, शुभ यात्रा, खुश रहो, सफल हो जाओ, सत्यानाश जाए, इस प्रकार के वाक्य आते हैं। जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशा, आशीर्वाद का भाव होता है, ये आशीर्वाद गलत लिखा हुआ, आशीर्वाद इस प्रकार से नहीं, कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है विद्यार्थी, आप ऐसा ना सीधा आशीर्वाद इस प्रकार से लिखा जाता है। और बात करें आगे हम, और आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो ये वाक्य कैसा है? इच्छावाचक वाक्य है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, नव वर्ष की शुभकामनाएं, सदा सुहागन रहो, आइए कुछ खा लें, भगवान तुम्हारा कभी भला नहीं करेगा, आप चिरायु हो, भगवान तुम्हें चिरायु रखे, चलो सैर करने चले, तुम जहां भी रहो खुशी रहो, खुश रहो विद्यार्थियों। तो ऐसे जो आते हैं वो सब इच्छार्थक होते हैं। एक होता है संदेहार्थक। कौन सा? संदेहार्थक वाक्य होता है। संदेहार्थक वाक्य को संदेहार्थक या संदेहवाचक वाक्य भी कहते हैं। वे वाक्य जिनमें संदेह संभावना का बोध होता है उसे संदेहार्थक या संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। ये भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य भविष्य काल में हो सकता है। जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह होता है या उसकी संभावना का बोध होता है उसे संदेह या संभावना हेतु संभवतः आदि में किसी शब्द का प्रयोग होता है, उन्हें संदेहवाचक कहा जाता है। शायद संभवतः शब्दों वाले वाक्यों के अंत में क्रिया गा, गे, गी का प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं कुछ। जैसे शायद आज राम आ जाए, संभावना है इसमें। अब तक राम चला गया होगा, इसमें डाउट हो रहा है। तो उसने पुस्तक पढ़ी होगी, वह पुस्तक पढ़ रहा होगा। शायद रमेश खेलने जाए, शायद आज पानी आएगा, हो सकता है वह आज शाम को आए, शायद आज वर्षा आए, संभवतः उसका चयन हो जाए। तो इन सब में विद्यार्थियों संभावनार्थक वाक्य होता है। एक होता है संकेतवाचक या संकेतार्थक जो वाक्य हैं वो कौन से होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। जब किसी वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, तो एक कार्य का संकेत दूसरे कार्य से मिले उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें विद्यार्थियों यदि, तो, जब, तब, जहां, वहां, इतना, उतना, जैसा, वैसा इन अव्यय पदों का प्रयोग किया जाता है। जिन वाक्यों में दो क्रियाएं प्रयुक्त हो और एक क्रिया की पूर्ति दूसरी क्रिया पर निर्भर करती हो, अर्थात कार्य सिद्धि के लिए कुछ शर्तों का पूरा होना आवश्यक होता है, वह वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं विद्यार्थियों। इसका ध्यान रखना। यदि जैसे कुछ उदाहरण आपके सामने मैं दे रहा हूं, जैसे यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, जहां चाह वहां रहा, जब रात होगी तब डर लगेगा, नौकरी मिल जाती तो संकट कट जाता, आप उपस्थित होते इतनी मुसीबत न आती, यदि तुम समय पर जाते तो गाड़ी मिल जाती, बिजली आती तो कुछ दिखाई देता। इस प्रकार के उदाहरण देखने को आपको मिलेंगे। अब जो ये नेक्स्ट क्लास है विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्लास में हम इस जो टॉपिक चल रहा है इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। आपने यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम जो सरल वाक्य से संयुक्त, मिश्र वाक्य से सरल, इनका आपस में जो रूपांतरण वगैरह है इसको चेक कर लेंगे, इसको देख लेंगे विद्यार्थियों। और साथ ही में ये जो भेद थे ये तो कंप्लीट हो चुके हैं, अब केवल रूपांतर बचा है, विश्लेषण बचा है और एक संश्लेषण बचा है। नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा कंप्लीट कर दूंगा। थैंक यू मित्रों।